रड़ के माइक का उपयोग कर लें अगर जो आवाज नहीं है। माननीय सदस्यों को सबको नवत मैं देता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार जी द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता, परंतु इसमें बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई हैं जिनका समावेश महामहिम के अभिभाषण में किया जाना आवश्यक था। महामहिम द्वारा सरकार के दृष्टिकोण को सदन में रखा जाता है। सरकार का दृष्टिकोण कोई नया नहीं है, बल्कि वही रटी रटाई बात है। महोदय, राज्य में नित्य नए कामों की घोषणा करने की एक परिपाटी चल रही है। जमीन पर कार्यान्वयन हो या न हो, अखबारों में घोषणाएं छाई रहती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पीएमसीएच का 2019 में जो महामहिम का अभिभाषण हुआ, उसमें कहा गया था राज्य के प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो 5000 बेड की क्षमता वाला है को विश्व स्तरीय विकसित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरा, परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई एवं टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के सहयोग से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर में 150 करोड़ रुपए की लागत पर एक विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अगले ही वर्ष जब दिनांक 24/2/2020 को महामहिम का अभिभाषण हुआ, उसमें भी कहा गया कि पीएमसीएच को 5462 बेड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई एवं टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के सहयोग से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में एक विशिष्ट कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। अभी दिनांक 19/1/2021 को अखबार में छपा है कि विश्व स्तरीय बनेगा पीएमसीएच 5462 बेड की होगी व्यवस्था। निर्माण पर खर्च होंगे 5540 करोड़। इस तरह, अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घोषणाओं से राज्य के नागरिकों का कोई भला नहीं होने वाला है। विश्व स्तरीय पीएमसीएच बनाते बनाते लगता है कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी। विश्व स्तरीय अस्पताल यदि केवल समाचार पत्रों में रहता तो मैं फिर बात नहीं करता, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय के दो अभिभाषण में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए मेरे द्वारा भी इसका उल्लेख किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसा कौन सा तंत्र विकसित है जो विश्व स्तरीय मापदंडों को उजागर करे? देश के स्तर के अस्पताल से तुलना हो सकती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके जवाब में सुनने की इच्छा रखूंगा कि विश्व स्तर के लिए कौन कौन से मापदंड है सरकार के पास। पीएमसीएच को आईजीआईएमएस हो या अन्य कोई राज्य का अस्पताल हो, उसकी व्यवस्था यह है कि जो डॉक्टर ओपीडी में बैठते हैं वे फिर अगले ही सप्ताह सामान्य तौर पर बैठते हैं। राज्य के कोने कोने से मरीज विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए पीएमसीएच आते हैं, ओपीडी में दिखलाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि अगले सप्ताह इसी दिन आकर रिपोर्ट दिखाएंगे। राज्य के गरीबों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें 8 दिन पटना में रहकर उसी चिकित्सक से दिखलाना संभव नहीं होता है। फलस्वरूप मरीज क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि जिस डॉक्टर ने उन्हें देखा है उनका निजी क्लिनिक कहाँ है और पटना में रहने से बचने के लिए वे उनके निजी क्लिनिक में चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पटना में कई निजी अस्पताल हैं। पीएमसीएच को अस्पतालों के स्तर पर भी बना दिया जाता तो लोगों का कल्याण हो जाता। मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं। एक बाजार में एक गली थी, उसमें एक व्यक्ति को मिठाई की दुकान खोलना था। यह सोचकर उसने बोर्ड बनाया, देश की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान। जब दूसरी दुकान खुली तो दूसरे दुकानदार ने लिखा, दुनिया की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान। तीसरे की दुकान खोलनी थी, वो सोच में पड़ गया, क्या लिखूं, मेरी मिठाई बिकेगी कैसे? उसने लिखा, इस गली की सबसे अच्छी दुकान। वही हाल हमारी सरकार का है। विश्व स्तर पर जबते जबते हम लोग अपने शहर के स्तर पर भी नहीं आ सके। महोदय, स्मार्ट सिटी की चर्चा किए बिना कोई भी भाषण अधूरा ही रह जाएगा। रोज चर्चा सुनते सुनते कान पक गए। आज ये स्मार्ट, कल वे स्मार्ट, परसों वे स्मार्ट। स्मार्ट सिटी के लिए चयन किन जगहों पर किया जाता है, जरा उन्हें देखिए
और उसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं वह भी देखिए। यहाँ ऐसा अभियान चलाया जाता है जिसमें कभी टॉप, कभी 10, कभी नंबर, कभी 20 नंबर मिलता है। जिस राज्य में कचरा प्रोसेसिंग का एक प्लांट तक न हो, कचरे का अंबार बिखरा पड़ा हो, उसकी गणना भी स्मार्ट सिटी के तौर पर हो, यह आंकड़ा की मात्र बाजीगारी है। अध्यक्ष महोदय, नगर निकाय होल्डिंग टैक्स लगाते हैं। होल्डिंग टैक्स का मतलब है आप नगर में रहते हैं इसलिए टैक्स दीजिए, और नगर का मतलब होता है सड़क, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था। सरकार चाहे जितनी भी थपथपा ले, 15 वर्षों से रोज नगर निकायों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक भी जगह ऐसी अपने जवाब में नगर विकास मंत्री बताएं जहां राज्य की तरफ से या नगर निकाय की तरफ से प्लॉट विकसित कर ऑक्शन या आवंटन किया गया हो। होल्डिंग टैक्स कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि टैक्स नहीं दिया गया तो मकान जब्त किया जाएगा, लेकिन क्या यह नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? यदि नागरिक सुविधाएं नहीं दी जाती है तो क्या नहीं दी जाए तो होल्डिंग टैक्स रोक दिया जाए और नगर निकाय की संपत्ति को जब्त कर नागरिकों के बीच बांट दिया जाए। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप होल्डिंग टैक्स लेते हैं तो नगरीय सुविधाएं भी दीजिए, नगरीय सुविधाएं न दें तो आप होल्डिंग टैक्स भी मत लीजिए। राज्य के सभी शहरों पर स्थिति नरकी बन गई है। लगभग 1.5 वर्ष को छोड़कर विगत 15 वर्षों से शहरी विकास भाजपा पार्टी के ही जिम्मे है और स्थिति बद से बदतर होती गई है। महोदय, अब आइए सीवेज और ट्रीटमेंट प्लांट पर। बेउर स्थित कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा करा दिया गया, लेकिन उससे कोई नाला जोड़ा ही नहीं गया। जब सीवेज नहीं जोड़ेगा तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए विशेष पैकेज पर जो विधानसभा में कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक सदन को प्राप्त नहीं हुई। इससे लगता है केंद्र सरकार की विफलता को राज्य की एनडीए सरकार किसी न किसी तरह छिपाने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, यह हाल विशेष राज्य का दर्जा देने के संबंध में भी है। इस सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा गया था, लेकिन एनडीए सरकार तो कुंडली मारकर इस प्रस्ताव पर बैठ गई और जब यहाँ डबल इंजन की एनडीए सरकार हो गई तो विधानसभा का प्रस्ताव शून्य में विलीन हो गया। राज्य में कुव्यवस्था इस कदर हो गई है कि कानून बनाने में संविधान की भी अनदेखी की जा रही है। कांग्रेस के सहयोग से संसद में संविधान में जो 103वां संशोधन किया गया, उसमें किसी अन्य आरक्षित वर्ग के लोगों से इतर लोगों के आरक्षण की व्यवस्था की गई, लेकिन राज्य में संविधान के विरुद्ध जाकर कानून बना दिया गया और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बैकलॉग नहीं रखा गया, जिससे अनारक्षित वर्गों के लोगों का ईडब्ल्यूएस में समावेश हो गया। अध्यक्ष महोदय, 15 वर्षों से इस राज्य में एनडीए की सरकार है, लेकिन राज्य के विकास से संबंधित काम नगण्य है। इनके शासनकाल में राज्य में कोई नेशनल लेवल का ठेकेदार विकसित नहीं हुआ, लेकिन इसी राज्य में कराए गए कामों के नाम पर, चाहे वो नागार्जुन हो, सिंगला हो या चड्डा कंपनी हो, सभी की रैंकिंग ग्लोबल हो गई। बिहार के किसी ठेकेदार का कुछ भी नहीं हुआ। महोदय, शराबबंदी के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था, यह एक ऐसा कानून बन गया जो नासूर है। कानून या तो पूरे तौर से सफलता से कार्यान्वित कराया जाए या इसकी समीक्षा की जाए। इस कानून के बनने के बाद से 1.5 लाख से ऊपर व्यक्ति जेल की यात्रा कर चुके हैं। पुलिस शराब माफियाओं के मिली भगत से राज्य में धड़ल्ले से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। जब शराब की होम डिलीवरी पर छूट है तो शराब की दुकानें सीमित मात्रा में खोल दी जाए ताकि राज्य को राजस्व भी आए और काला धन जो किसी राज्य के लिए दीमक के समान है उस पर भी रोक लग सके। शराब की अवैध बिक्री न सिर्फ माफियाओं को जन्म दे रही है, बल्कि काला धन के कैंसर से इस राज्य की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। डिलीवरी बॉय के रूप में लड़के लड़कियां सम्मिलित हो गई है, जिसके कारण शिक्षा की स्थिति उनकी चौपट हो रही है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 19 लाख रोजगार दिए जाने की घोषणा की गई। राज्य के बेरोजगार आज तक अनजान हैं, उन्हें रोजगार कब मिलेगा? अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया, जबकि एनडीए की सरकार बने 3 माह से अधिक हो गए। महोदय, राज्य में 7 निश्चय के तहत केवल घोटाला ही घोटाला हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई
कि गड़बड़ी की सूचना दें, कार्रवाई होगी, लेकिन सूचनाओं का क्या हश्र होता है यह समझिए। मुख्य सचिव का पत्र निर्गत है कि माननीय सदस्य द्वारा लिखे गए पत्रों का 15 दिनों के अंदर प्राप्ति तथा 1 महीने के अंदर उस पर कृत कार्रवाई से माननीय सदस्य को अवगत कराया जाए, लेकिन यह व्यवस्था कहीं लागू नहीं है। माननीय सदस्य अभी बैठे हैं। प्रोटोकॉल में माननीय विधायक का नंबर 11वां आता है। जरा इसकी जांच कराइए कि क्या इसका पालन राज्य में हो रहा है। मुख्य सचिव से ऊपर तो छोड़ दीजिए, विधायकों की स्थिति बीडीओ सीओ थानेदारों से भी नीचे की हो गई है। सरकार ने रोजगार देने के क्रम में 10वीं पास लोगों को हर घर नल जल योजना का संचालन करने के लिए निरीक्षक के रूप में नियोजित करने का निर्णय लिया है, जिन्हें हर माह मानदेय 2000 रुपया तथा घरों से वसूली गई राशि में से 50% यानी लगभग 3000 दिए जाएंगे। यह रोजगार है या युवाओं को काहिल बनाने की साजिश है। अध्यक्ष महोदय, विधि व्यवस्था की तो बात ही बेकार है। पूरा पुलिस तंत्र शराब और बालू में लगा हुआ है, अपराध चरम पर है। महोदय, राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति कोरोना के दौरान पूरी तरह चरमराई हुई है, लेकिन महंगाई पर कोई नियंत्रण इस सरकार का नहीं है। राज्य में सुधा दूध में से 2 से 3 रुपया प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि दुग्ध उत्पादकों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। रुपेश हत्याकांड की सीबीआई कराने की मांग राज्य की जनता करती रही, लेकिन उस पर पूरे तौर से लिपुपुता कर दी गई और सीबीआई की मांग जांच नहीं हो रहा है। महोदय, आपके आरटीपीएस का हाल तो और भी बुरा है। आरटीपीएस के में आधार ईडब्ल्यूएस स्थापित आवेदनों को भी इस आधार पर रिजेक्ट किया जा रहा है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी नहीं आए हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन और कुछ नहीं है, जबरन वसूली का हथकंडा है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की स्थिति तो और भी खराब है। जो आर्यभट्ट की धरती है, विश्वविख्यात नालंदा जहां है, विक्रमशिला जहां है, उस राज्य में शिक्षा का स्तर सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ साक्षरता का अर्थ नाम लिखना भर माना जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पूर्णतः नदारत है। बाहर जाकर पढ़ने वाले बच्चों की सफलता पर अपनी पीठ थपथपाकर एनडीए की सरकार खुश हो रही है। महोदय, बिजली की तारों को बदलकर भूमिगत केबल तारों को लगाने की कहानी अनंत कथा हो गई है। बिजली विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है। जहां आबादी के घनत्व के कारण सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है, वहां भूमिगत तारों की व्यवस्था की जाए। 100 वर्ष से आप देखिएगा भागलपुर और सभी शहरों में कि बिजली का पोल पड़ा, उसके साइड में 5 से 6 फीट दोनों तरफ वेस्ट हो रहा है जमीन। अगर वो अंडरग्राउंड होगा तो आपको बिहार में जाम के निजात शहरों में मिलेगा। मेरे भागलपुर सहित राज्य में सभी शहरों में भूमिगत वायरिंग की जरूरत है। यदि खुले तार को हटाकर भूमिगत तार लगा दिया जाए तो चौड़ाई बढ़ सकती है। महोदय, राज्य में तकनीकी शिक्षा, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सभी का हाल यह है, एक प्रिंसिपल कई कॉलेज संस्थानों के प्रभार में है। मैं ये जो हमने भाषण सुना था राज्यपाल जी का, उसके तहत मुझे जो लगा कि इन बातों को उसमें जोड़ना चाहिए, यही मैं चाहूंगा कुछ बिंदुओं पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने बोलने में इस पर प्रकाश डालें। मैं आप सबों को सुनने के लिए देते हुए आप अपनी बात सुनी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद।